नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था। ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम हमले के 3 गुनहगारों को सेना ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में मार गिराए गए तीनों आतंकी। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दी जानकारी। राज्यसभा में रक्षा मंत्री बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं, यही हमारा चरित्र है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव के एनकाउंटर पर उठाए सवाल। पूछा, मुठभेड़ आखिर कल ही क्यों? प्रियंका गांधी बोली, सरकार अगर श्रेय लेती है तो उसे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। पहलगाम के आतंकियों के मारे जाने पर पीड़ित परिवारों ने जताई खुशी। कहा, हमारा बदला पूरा हुआ। सेना को ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए दी बधाई। बाजार में 3 दिनों की गिरावट के बाद तेजी। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी। रियलिटी, फार्मा, एनर्जी शेयर्स में दिखी खरीदारी। बिहार वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी निकली तो देंगे दखल। 1 अगस्त को पब्लिश हो सकती है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन। सरकारी नीतियों की आलोचना करने पर रोक, लेकिन सरकार की सफलता के बारे में कर सकते हैं पोस्ट। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ पटना। घरों दुकानों में घुसा पानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लगा लंबा जाम। हिमाचल में फिर फटा बादल। मंडी शहर में आधी रात को आई बाढ़। 50 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान श्रीनगर के पास हुए ऑपरेशन महादेव पर बड़ी जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि जिन आतंकियों ने बैसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा था, उन्हें कल सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, फैजल, अफगान और जिब्रान है। सुलेमान लश्कर का कमांडर था और इसके कई सबूत भी हैं। तीनों जो आतंकी मार गिराए हैं, वो जो पहलगाम हमले में इनकी बड़ी भूमिका थी। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। साथ ही राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तीनों आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े थे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल
पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। दूसरी तरफ लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। पहलगाम में सुरक्षा में चूक पर घिरने के साथ साथ अखिलेश ने सीज फायर को लेकर सरकार से तीखे सवाल भी किए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब भारत की सेना पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक बड़ा सबक सिखा सकती थी तो आखिर उनको ऐसा करने से क्यों रोका गया। जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहलगाम में सुरक्षा लापरवाही पर सरकार को घेरा। प्रियंका ने सरकार से पूछा कि आखिर सीज फायर किसके दबाव में किया गया। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, संसद में संग्राम, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। पहलगाम हमले में अपने परिवारजनों को गंवाने वाले लोगों ने ऑपरेशन महादेव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सेना ने जिस ढंग से ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके लिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इसमें जैसे पता चला कि एक आतंकवादी उसमें से जो कि हासिम मूसा है, सुलेमान साहा, वो पहलगाम आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड रहा है और उसको भी इसमें हमारे जवानों ने मार गिराया है, उसको स्वीकार किया है। तो ये एक बहुत ही एक शौर्यता का परिचय इन्होंने दिया है। ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए। तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूंगी कि आगे ये कभी वापस ना हो। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात करी थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उसकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी।
पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब कहाँ तक आया है, कैसे कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बिहार की वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो कोर्ट इस मामले में तुरंत दखल देगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख भी तय की है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस पूरे मामले में। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप इसके लिए वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को भी कंसीडर कीजिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता ने कहा कि करीबन 65 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें मास एक्सक्लूजन होता है तो हम इस मामले में तुरंत दखल देंगे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत सारे लोगों को मृत दिखाया गया और या उनको परमानेंट शिफ्ट हुआ दिखाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर 15 ऐसे लोगों को ले आइए जिनको की मृत दिखाया गया तो हम इस मामले में तुरंत दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने ड्राफ्ट को पब्लिश कर सकता है। 1 अगस्त को ये ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होनी है और उसके बाद इसको फाइनल करने में भी कम से कम 30 दिन का वक्त लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस दौरान इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर से कहा कि आप 8 अगस्त तक अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आखिरकार बाजार की 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 447 पॉइंट चढ़कर 81,338 पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 24,821 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो रियलिटी, फार्मा, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी रही। वहीं दूसरी तरफ तेल, गैस, मेटल, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी सरकार की तारीफ तो कर सकता है लेकिन सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। डिटेल्स लेते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक, बताएं क्या खास बातें हैं इन गाइडलाइंस में। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो कर्मचारी और साथ ही साथ जो सेमी गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए सोशल मीडिया के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की गाइडलाइन के लिए बाकायदा एक GR निकाला है, जिसमें जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी के लिए काम कर रहे हैं या फिर जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को अब सोशल मीडिया के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने नियम कानून बनाए हैं। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी, सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर सरकार से रिलेटेड कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइल को जो है वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो अच्छी स्कीमें हैं, जो पॉजिटिव स्कीमें हैं, वो सोशल मीडिया पे वो शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और साफ तौर पे ये कहा गया है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें या इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया के नियम है वो सभी कर्मचारियों के लिए जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर भी ये लागू साफ तौर पर किए जाएंगे। और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो भी इंसान इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन सभी के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने ये नियम इसलिए जारी किए हैं क्योंकि इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी थे वो अपने अपने विभाग के जो कुछ डॉक्यूमेंट थे या फिर जो दस्तावेज या जो पिक्चर थे उसे वो सोशल मीडिया पे शेयर करते थे, जिसकी वजह से जो सरकार की जो गोपनीयता के डॉक्यूमेंट थे वो बाहर आ जाते थे। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इस पूरे मामले में GR निकाल कर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें हिदायत दी है कि सोशल मीडिया में क्या चीज़ अपलोड करनी है और क्या चीज़ अपलोड नहीं करनी है। इसको लेकर ये GR निकाला गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि इस GR को जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, उन सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया के जो नए नियम है उससे फॉलो करना पड़ेगा। जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर सरकार डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लेगी।
शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र या किसी भी राज्य या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर रोक टोक क्या उचित है। इसी पर ही कंज्यूमर अड्डा में देखिए खास हमारी चर्चा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आप किसी भी स्क्रीन को एक डेस्कटॉप में बदल सकते हैं। रिलायंस जियो ने भारत का पहला क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप लॉन्च किया है। आपको सिर्फ एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड और एक माउस चाहिए। इन्हें आप जियो फाइबर कनेक्शन से जोड़ेंगे और उसके बाद आपका पीसी तैयार हो जाएगा। इस सर्विस के लिए आपको हर महीने 400 रुपए देने होंगे और ये जो सर्विस है ये पे एज यू गो मॉडल पर आधारित है। मतलब जब तक चाहे आप इस्तेमाल करें और जब चाहे सब्सक्रिप्शन छोड़ सकते हैं। आपको 1 महीने तक का फ्री में ट्रायल भी मिलेगा। सभी मौजूदा और नए जियो फाइबर और साथ ही साथ एयर फाइबर ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको 512 GB क्लाउड स्टोरेज और सभी प्रमुख AI टूल्स और पॉपुलर एप्लीकेशंस भी मिलेंगी। गुम या चोरी हुए मोबाइल आसानी से मिल सके, इसके लिए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल को स्थानीय भाषाओं में लॉन्च किया है। इसके जरिए अब तक 35 लाख मोबाइल्स को सिक्योर किया जा सका है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अब तक 15.5 करोड़ नागरिकों ने संचार साथी का इस्तेमाल किया है और करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर्स को बंद किया गया है। 15.5 करोड़ लोगों को साथ में देश के नागरिकों ने इसका इस्तेमाल किया है और इसी के आधार पर करीब 2.25 करोड़ नंबर को हम लोग ने कैंसिल किए हैं जो व्यक्तिगत प्रावधानों के अतिरिक्त एक्टिवेट हुए थे। इसी के साथ 5 लाख मोबाइल हैंडसेट्स भी ब्लॉक हुए हैं। करीब 25 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी डिसएंगेज हो चुके हैं। 20,000 बल्क SMS सेंडर्स लिस्ट ब्लैकलिस्ट हुए हैं और करीब 35 लाख चुराए हुए मोबाइल को भी सिक्योर किया गया है। एयर इंडिया विमान हादसा आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ था वहां पर एक विशाल पंडाल बनाया गया है जिसमें दुर्घटना के हर दृश्य को हूबहू दर्शाया गया है। ऐसा पंडाल क्यों बनाया गया है और इसके पीछे की सोच और मकसद क्या है, इसी पर ही हमारे संवाददाता केतन जोशी ने देवी पूजक मित्र मंडल के आयोजक प्रकाश भाई से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। मेघानी नगर में जिस बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश हुआ था उसका हूबहू यहाँ बड़ा सा प्लॉट क्रिएट किया गया है। कितनी भयानक आग लगी थी और फिर कैसा माहौल था। यहाँ पर सब अस्त व्यस्त हो गया, वो नीचे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और अलग अलग एजेंसी ने किस मुस्तैदी से काम किया है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन एकमात्र जो विश्वास कुमार करके जो एक पैसेंजर उसमें सवार थे उसको भी यहाँ पर उनकी एक लाइव फोटो रखी गई है। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आखिरकार इतना बड़ा पंडाल और एयर इंडिया प्लेन क्रैश का प्लॉट क्यों क्रिएट किया गया, आइए हम आयोजक से बात करते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे मेघानी का एयरपोर्ट बहुत करीब है, बहुत पास है और हम लोग हमारे मित्र मंडल देवी पूजक है। हम लोग दशमा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे अहमदाबाद और गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में नहीं होना चाहिए। जैसे हम 11 दिवस तक माता जी से प्रार्थना करेंगे और इधर बहुत रोज 10 से 11,000 पब्लिक इधर आते जाते हैं दर्शन के लिए। तो अभी दशमा का ये व्रत चल रहा है और आने वाले 11 दिन तक लगातार यहाँ इस पंडाल में लोग हैं वो भगवान से, माता जी से प्रार्थना करेंगे कि पूरी दुनिया में इस तरह का हादसा अब कभी ना हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब बात बारिश की। देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह जोरदार बारिश से हाल बेहाल है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़, मनाली से भी भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है।
बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो यहाँ भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और लगातार हो रही बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आरके पुरम, कर्तव्य पथ, मोती बाग, इंद्रलोक, फिरोज शाह रोड, सभी जगह जोरदार बारिश से हाल बेहाल दिखा। भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। आईटीओ में भी जलभराव हुआ, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ का जायजा लिया संवाददाता जावेद ने। दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है। बारिश के बाद आईटीओ पर किस तरह से जलभराव हो गया है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आसपास सड़क के एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग पूरे हिस्से पर इसी तरह से जलभराव आप देख सकते हैं। आप ये देखिए जो लूप है आईटीओ ब्रिज से नीचे लाल बत्ती की तरफ उतरने वाला, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो गया है। और यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखेंगे तो वो पंप भी नज़र आएगा जो पानी निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और यहाँ आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पानी की फुहारें छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। बारिश तेज़ हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से बारिश के बाद लगातार मौसम बना हुआ है और यहाँ पर हालात बने हुए हैं। जलभराव की तस्वीर पूरे दिल्ली एनसीआर में आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली के कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर न सिर्फ बारिश के बाद पानी जमा होता है, ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती है। और अब ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। जयपाल रावत आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये जलभराव की तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं को मिलती है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से रविवार तक इसी तरह से बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद जो उमस हो रही थी, उमस का स्तर बहुत ज़्यादा था, उसमें ज़रूर कमी आएगी, तापमान में गिरावट होगी, लेकिन कामकाजी घंटों में जो बारिश हो रही है उसका असर भी लोगों पर अलग तरह से पड़ता है। तो दिल्ली के बाद बात करते हैं पटना की, जहां भी लगातार बारिश की वजह से पटना में घुटनों तक पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना में क्या हालात है बता रहे हैं संवाददाता चंद्रमोहन। पटना में पिछले 10 घंटे से हुई लगातार भारी बारिश के बाद कई इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम अभी मौजूद हैं पटना के पाटलिपुत्र इलाके में। एक तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से पूरे इलाके में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी में जाने के लिए मुख्य सड़क है और देखिए किस तरह से लोग अपने कपड़े को ऊपर करके और उसके बाद धीरे धीरे अंदर कॉलोनी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलोनी के ज़्यादातर इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो बाहर से अंदर घर की ओर जाना चाहते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रहा है और पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही पानी कम होता है उसके बाद फिर से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और वही स्थिति फिर से जस की तस देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियाँ बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और मौसम पूर्वानुमान से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बार फिर से पटना समेत कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।